नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। विरासत की सियासत में आज बिश्नोई परिवार की राजनीति की बात होगी। 1930 से सफ़र जो शुरू हुआ 2024 तक जारी है। इसमें अलग पार्टियां भी बनी। इसमें परिवार के छः लोग राजनीति में रहे। उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के बीच का ये सफ़र काफ़ी रोचक है और इसमें परिवार के छः लोगों का राजनीतिक में लगातार एक्टिव रहना और भव्य बिश्नोई अब इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान मुकेश राजपूत साहब हैं, जो कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के संपादक हैं और वेटरन जर्नलिस्ट हैं और ख़ास तौर से हरियाणा की वो नब्ज़ पकड़ कर रखते हैं जहां विरासत की सियासत का हर पेज आपके सामने खुल जाता है। मुकेश जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया लांबा साहब आपका। लेकिन लांबा साहब ने आज जो वक्फा चुना है ये काफ़ी लंबा है। 1930 से लेकर 2024 तक की बात करनी है, यानी 70 साल वो और 24 ये, कुल मिलाकर 70 और 24 हो गए 94 साल, यानी 94 ईयर्स। एक घंटे से ज़्यादा जाएंगे हम ये नहीं, टाइम तो बेशक कम लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज जुबानी इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना आसान नहीं है, तो बीच बीच में जन्म से मैं देखते जाएंगे। शॉर्ट कर देता हूँ जी, इसको शॉर्ट कर देता हूँ। 1930 में जन्म हुआ था और जो पाकिस्तान में भावलपुर विरासत है, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ से परिवार आया था और इसकी शादी जब हुई भजनलाल साहब की तो जिस्मा देवी से हुई। इनके दो बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और रोशनी है उनकी बेटी। और विभाजन के बाद भजनलाल परिवार हरियाणा के आदमपुर चला गया, जिसमें किरदार छः मैंने बता दिए, लेकिन जगहें वो घूमती रही हैं। पाकिस्तान वो पुराना वाला था, वो चला गया। भिवानी है, आदमपुर है और हिसार है। मैंने क्या ठीक कहा? इसी दायरे में राजनीति रही है। बिल्कुल, आदमपुर, हिसार। और हम जहाँ तक भजनलाल के नाम की बात करें तो हरियाणा में कहते थे पहले 3 ही लाल हैं, भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल। तो ये वाली जो कहानी है ये भी इन 3 लालों के इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि ये जो इनका टाइम पीरियड है राजनीति का वो लगभग सेम रहा है, एक दूसरे के साथ रहा है या एक दूसरे के विरोध में रहा है। तो इनकी जो राज की नीति थी वो साथ साथ चली है। और जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान से ये आ गए थे हरियाणा में, आदमपुर में, और पहला चुनाव जो लड़ा था जहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई वो महज सरपंच का चुनाव था। और सरपंच से फिर आपने हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द सुना होगा, हिंदी में तर्जुमा करें तो घोड़ों के व्यापारी। तो ये घोड़ों का व्यापार नहीं करते थे, ये जो विधायक चुन के आते थे उनको किस तरीके से अपने खेमे में रखना है, किस तरीके से एक पार्टी से खींच के दूसरी पार्टी में लाना है। देवीलाल को भी शिकस्त दे दी जी जी। और ताऊ देवीलाल को जो अपने विधायक थे उनको बचाने के लिए मुझे लगता है पहली बार हरियाणा में हुआ होगा कि मशीन गन, जिनको आप स्टेन गन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल वहाँ पे तेजा खेड़ा में उन सभी लोगों को, अपने विधायकों को इकट्ठा करके सुरक्षा देने के लिए मशीन गन की सुरक्षा देनी पड़ी थी। तो आज ये जो तमाम मुद्दे हैं इन पर लांबा साहब के साथ बातचीत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। और पंचायत समिति का सफर आपने छेड़ ही दिया है। तो 1968 में जो आदमपुर में मध्यावधि चुनाव के साथ शुरुआत होती है, उस मुद्दे पर आऊंगा। बिश्नोई समाज के बारे में आप बताइए, क्योंकि बिश्नोई समाज को लेकर भी अपने आप में है कि भाई वन्य जीव की रक्षा करते हैं, जो पूरी प्रकृति है उसकी रक्षा करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय है, धर्म है। बिश्नोई समाज के बारे में अगर कुछ आप अपना इस पर रोशनी डालें तो होंगे, क्योंकि बिश्नोई समाज अपने आप में एक तरह से संगठित रहता है, यहाँ हो या राजस्थान। देखिए, जैसा आपने बताया कि जो इनका जन्म है वो तो पाकिस्तान से हुआ था, और बिश्नोई समाज की जब बात आती है तो हमारे जहन में राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं, एक ज़िला है जैसलमेर और एक है बाड़मेर जी। और आजकल जो बिश्नोई समाज का नाम आता है वो एक फिल्म थी जिसमें सलमान खान हीरो थे, हम साथ साथ हैं। तो उस फिल्म शूटिंग के दौरान एक हिरन का शिकार ये फिल्मी सितारों ने किया, और बिश्नोई समाज जो है वो हिरन को पूजता है, उसकी पूजा करता है। तो उसको लेकर बिश्नोई समाज सुर्खियों में आया, और उनका एक, हम कहें कि उस वक्त तो हम बच्चा ही कहेंगे, जो अब एक बड़ा गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई, वो चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। नहीं जाते हैं लॉरेंस की तो कहानी 3 घंटे की चली जाएगी। मैं बिश्नोई समाज के बारे में, तो नहीं, जो बिश्नोई समाज चुनाव में गया मुकेश जी, उसका वजह है तो ये जो वहाँ के लोगों ने कहा कि पहले किसी और जाति से ताल्लुक रखते थे, बिश्नोई समाज का इन्होंने पालन कर लिया और बिश्नोई बन गए। और इसमें एक माना जाता है कि हिंदू में से ही बना हुआ एक समुदाय है ये,
वहाँ मूर्ति भी हैं, वहाँ मंदिर भी हैं बिश्नोई समाज के, जो मुझे वहाँ आम बोलचाल की भाषा में, आप भी निश्चित तौर पर 4, 5, 6 बार जरूर गए होंगे आदमपुर, 2-3 बार मुझे भी जाने का मौका मिला, तो वहाँ ये बात चलती है कि बिश्नोई समाज में तो आए थे, अडेप्टेबिलिटी इनकी किसी और समाज से थी, और ये कहते भी थे। और नॉन जाट की राजनीति का अगर मैं सही हूँ तो भाई नॉन जाट की राजनीति को ढंग से करने की शुरुआत जो पीएचडी थी, हालांकि इसमें अब मनोहर लाल साहब का भी नाम आता है क्योंकि 9.5 साल वो रहे, गैर जाट की राजनीति को बखूबी कहते हैं कि भजनलाल साहब ने अपने समय में निभाया था। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो वोटों की तादाद के हिसाब से देखें और तो जाट समुदाय जो है वहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली और ओपिनियन मेकर्स माने जाते हैं। तो ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो आप कहें कि गैर जाट की राजनीति करने के साथ साथ मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए। और ये भी आपकी बात सही है कि उसके बाद जो दूसरी बड़ी कामयाबी इस तरीके से हासिल की वो भारतीय जनता पार्टी ने की। और भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जाट और नॉन जाट की राजनीति खेली, कि उन्होंने 35 बिरादरियों को वर्सेस जाट समुदाय के कर दिया। तो ये आरोप लगता रहता है। शुरुआत भजनलाल साहब ने की थी क्या? उस वक्त के जो हालात थे कुछ और थे। अभी के जो ताज़ा हालात हैं, अगर 2000 गैर जाट मुख्यमंत्री कहलवाते थे खुद को। गैर जाट का जो अभी मैं कहूँ कि इनके बाद जो मुख्यमंत्री पद जो मिला वो खट्टर साहब को ही मिला। और खट्टर साहब को मिलने के बाद आपने देखा होगा, उस दौर में बात नहीं होती, हरियाणा में जो जाट आरक्षण की आग जब जली तो उसमें काफ़ी मुश्किल दौर था मनोहर लाल खट्टर का। और अभी भी जो बातचीत होती है तो वोट परसेंटेज को देखें तो ये जाट समुदाय दावा करता है कि हम 22% के करीब हैं। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने बाकियों को चुन लिया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि उस पे आते हैं। मेरा मूल सवाल ये है कि मेरे जहन में था, मेरी बातचीत जितनी होती है सब चीज़ें रिसर्च में नहीं निकल कर आती हैं, मेरे को लगता है आसपास के लोगों को, मैं फैक्ट्स तीसरी बार आपसे समझना चाह रहा हूँ कि भाई एक टैग था कि भाई जो गैर जाट की राजनीति है, क्योंकि बंसीलाल जैसा आपने कहा उस समय बंसीलाल का दौर भी था, इन्हीं के साथ साथ चलता रहा। ताऊ देवीलाल का दौर था। 1979 की बात है जब देवीलाल साहब की सरकार इन्होंने गिरा दी थी, जो आपने स्टैनगन वाला जो जिक्र किया। 1980 में 40 से अधिक विधायकों को कांग्रेस में लाने में सफल रहे और 90 की विधानसभा में 50 का बहुमत हासिल किया 80 में। और इनके जो देवीलाल जनता पार्टी के थे अपने 42 विधायकों को जो स्टैनगन वाला जो पूरा मामला आया। इस जो घोड़े व्यापार का आपने जिक्र कर दिया है, 1982 को और 1986 तक मुख्यमंत्री रहे। ये तमाम फैक्ट्स हैं। 1986 में राजीव गांधी ने इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर राज्यसभा भेजा। ये तमाम फैक्ट्स इसके बाद सामने आए। 1988 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। एक बार फैक्ट्स सारे आ जाए फिर एक बार किस्सों पे आ जाते हैं। 1991 में इन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। 91 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आदमपुर से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने चुनाव जीता, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यहाँ तक सब ट्रैक पर था। 1996 के चुनाव में हार मिली और हार के बाद वो ग्राफ कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो यानी कि जो पीक था 1991 के आसपास तक अचीव कर लिया और 96 की हार के बाद 2005 में चेहरा ये थे। अब आ जाइए आप 2005 में शायद प्रदेश अध्यक्ष थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 2005 का जो चुनाव था वो आप कहेंगे कथित तौर पर वो भजनलाल के नाम पर ही लड़ा था कांग्रेस ने, और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा माना जा रहा था। क्योंकि उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेशक सांसद रह लिए हों, बेशक वो पार्टी के अध्यक्ष रह लिए हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा किसी के जहन में नहीं था। भजनलाल ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन पैराशूट लैंडिंग आप उसको कह सकते हैं, वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। और हरियाणा में जो अक्सर मांग उठती है वो यही उठती है कि यहाँ पे क्योंकि जाट बहुल्य इलाके ज़्यादा हैं तो जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो कांग्रेस ने शायद उस हवा को भांपते हुए कार्ड खेला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, सांसद भी रह चुके थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ तक ठीक है, 2005 की बात होगी। लेकिन जो फैक्ट लाइन कहती है कि 2005 के जो पूरा घटनाक्रम हुआ, सरकार बन गई, नाराजगी चलती रही। 2007 में छोड़ी इन्होंने पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस BL नाम से एक पार्टी बनाई। और मुझे लगता है कि 2005 वाली में ही शायद इनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को भी उप मुख्यमंत्री उस दौरान बनाया गया। जी, वो क्योंकि ये बड़े नेता थे और इनके जैसा आपने बताया कि 2 बेटे हैं, तो उनमें से जो बड़े हैं कुलदीप बिश्नोई और छोटे चंद्रमोहन,
तो चंद्रमोहन को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनाए तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि भजन लाल के बेटे थे। बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई हैं जी। कुलदीप बड़े नहीं है, बड़े चंद्रमोहन बिश्नोई हैं जी। हो सकता मुझे कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप ठीक कह रहे हैं। तो चंद्रमोहन विधानसभा में थे और चंद्रमोहन की जो सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वो भजन लाल के बेटे हैं। अब अगर चंडीगढ़ के नज़दीक जो दूसरी कोई सिस्टमेटिक सिटी बसी है पंचकुला, तो उसका श्रेय भजन लाल को दिया जाता है कि भजन लाल ने इस शहर को बसाया है। और उस हिसाब से अगर आप चंद्रमोहन का रुतबा देखें तो वो चाहे डिप्टी सीएम थे तो कमोवेश वो इतनी ही ताकत रखते थे जितना अभी ये जो मौजूदा सरकार रही दुष्यंत चौटाला का जो रुआब था, तो वैसा उस वक्त चंद्रमोहन का भी था। लेकिन चंद्रमोहन की कुंडली में एक ऐसा ग्रह था जो लगातार उनको परेशान कह रहा था। कुछ लोग कहेंगे कि उनका शुक्र बलवान था या कुछ कहेंगे कि शुक्र नीच का है। तो उनकी जो फैमिली लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, वो डिस्टर्ब हो गई और उनकी ज़िंदगी में एक एडवोकेट जनरल हुआ करती थी अनुराधा, वो आ गई और कुछ दिन के लिए जो चंद्रमोहन है वो वो चंडीगढ़ की वादियों में फिजा में लहरने लगी और उसमें तमाम जो हुआ, हालांकि जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो जो चंद्रमोहन थे वो गायब हो गए विधानसभा से, कहाँ हैं, लापता हो गए। उनके घर वाले परेशान, उनकी बीवी परेशान, उनके भाई परेशान, पूरा परिवार। और इस एपिसोड को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है उन दिनों में। तो कुछ दिनों के बाद देखा कि चंद्रमोहन साहब प्रकट होते हैं एक निजी न्यूज़ चैनल पर, अनुराधा नाम की जो महिला थी उसके साथ, और ये खुलासा करते हैं कि अब जो चंद्रमोहन है वो चंद्रमोहन नहीं रहे, वो चांद मोहम्मद हो गए हैं। और अनुराधा जो है अब अनुराधा नहीं रही, वो फ़िज़ा हो गई हैं। और पूरे फिल्मी स्टाइल में फिर वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक छोटा सा मकान जो अनुराधा का हुआ करता था मोहाली और चंडीगढ़ के पास में, वो कन्फ्यूज़न रहता है कि वो चंडीगढ़ में है या मोहाली में, वहाँ पर बालकनी में आकर वो बिल्कुल गोविंदा और करीना कपूर के स्टाइल में गाने चलाते थे, हाथ हिलाते थे। लेकिन फिर इस कहानी में भी ट्विस्ट आया और एक दिन फ़िज़ा ने सुबह सुबह हम लोगों को फ़ोन किया कि जो मेरे पति हैं वो तो गायब हो गए हैं। तो मैंने गया, सुबह 11 बजे की बात होगी, कि मैंने कहा मैडम मैं भी आज सुबह तकरीबन 6 बजे का अपने घर से आया हुआ हूँ, लाइव चल रहा था हमारे चैनल में कोई। तो मैंने कहा मेरे जो पत्नी है उसने तो शिकायत नहीं की, मैं भी सुबह 6 बजे से घर से गायब हूँ, मेरी पत्नी ने तो नहीं कहा कि मेरे पति को कोई उठा के ले गया, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो उससे काफ़ी बहस भी हो गई। अब वो नहीं है तो कुछ भी हम गलत कहें तो उसके लिए माफ़ी, उनका स्वर्गवास हो चुका है और बड़ी ही दुर्दशा में उनका स्वर्गवास हुआ। जब उनकी बॉडी निकाली गई तो उसमें से कीड़े वगैरह निकल रहे थे फ़िज़ा की बॉडी में से, और चंद्रमोहन फिर से अपने परिवार में चले गए। मैं राजपूत जी, आपने बहुत डिटेल में बताया 2009 में, ये मैं वही से पूछ रहा था कि वो पूरा जो दौर रहा 5 से 7 का, जब पार्टी अलग बना ली 2009 में, खुद को युवा बताते हुए कि चुनाव लड़ने के लिए फिट हूँ, और चुनाव लड़े भी, जीते भी। और 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने बसपा से हाथ मिलाया, वो एक गठबंधन। इस पे 2-3 फैक्ट्स एक साथ जोड़ लीजिए, उस पे आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। परंतु विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने गठबंधन तोड़ा, 9 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी 87 सीटों पर लड़ी, 6 सीट जीती, लेकिन 5 विधायक छोड़कर चले गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली सरकार में, और राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। और उस समय का जो दौर था, उसके बाद जब कुलदीप बिश्नोई का एक कद हुआ करता था, मुझे, आप बड़े हो, सीनियर हो उम्र में, कि भाई वो एक टाइम था कि जब 5 विधायक उनसे टूट के चले गए, उसके बाद बिश्नोई परिवार में से वो रुतबा, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे थे, मुख्यमंत्री परिवार से 3 बार के मुख्यमंत्री थे, वो रुतबा कभी मुख्यमंत्री लेवल का नहीं आया। अगर मैं सवाल को स्पेसिफिकली पूछूं आपसे तो उसमें देखिए थोड़ा सा जो भजन लाल का राजनीति का स्टाइल था वो अलग था। भजन लाल का ही क्या, चाहे आप चौधरी देवी लाल की बात कर लें, बंसी लाल की बात कर लें, ये आपके घर में जाके आपकी खाट पे बैठ जाते थे, रोटी लाओ रहे, पानी लाओ रहे, वो मतलब आपको ये साबित कर देते थे कि वो आपके साथ के बंदे थे। लेकिन क्यों ये दोनों जो थे ये भजन लाल के बेटे थे। भजन लाल जो थे वो एक गरीब बाप के बेटे थे, ये मुख्यमंत्री के बेटे थे। तो मुख्यमंत्री के बेटे की जो आप कहें रुतबा होता है या अकड़ आप उसको कह लें, तो वो दिखाई देते थे। का जब जाना उनसे,
तो मेरा सवाल स्पेसिफिक ये है कि उसके बाद ही डाउनफॉल जो इतना डाउनफॉल तो फिर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने लायक उस समय की राजनीति कभी फिर पीक नहीं की। डाउनफॉल तो लांबा साहब जब ये चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बने, अच्छा। और फिजा वाला एपिसोड हुआ, फिर जो कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी भी बदल ली, उसके बाद वो चाह रहे थे उनको टिकट मिल जाए, लेकिन फिर वहाँ पे भी एक महिला आ गई जो यूट्यूबर हुआ करती थी, उनको टिकट दे दिया गया। और कोइंसिडेंस देखिए कि आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। गोवा में उन्हीं के साथी ने उनको ओवरडोज कर दिया। और सोनाली फोगाट की हम बात कर रहे हैं। तो अब जो कुलदीप बिश्नोई हैं, इनका लक्ष्य यही लगता है कि जो इनके बेटे हैं भव्य बिश्नोई, उसका करियर बन जाए, जो हर एक बाप की एक इच्छा भी होती है। तो अब इनकी कुलदीप बिश्नोई की राजनीति उसके आसपास घूम रहे हैं। भव्य तक आ जाएंगे। 2011 में कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, बीजेपी से गठबंधन किया, लोकसभा उपचुनाव जीता। मुझे कोई नेता बता रहा था एक किस्सा कि भाई एक बार ऐसी बात आई थी कि भाई मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, शायद भाजपा के साथ ही गठबंधन था, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो किसी ने बड़े कोट करके, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो उन्होंने बड़े कोट करके कहा कि नहीं, जब कहा गया कि ठीक है आपके पिताजी को बना देते हैं भाजपा के साथ, जब पहले मतलब नतीजे नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट मी। ऐसा भी क्या कोई कभी एरोगेंस था कि मतलब कुलदीप बिश्नोई से कहा जा रहा था? कुलदीप बिश्नोई से कहा, उस समय भजनलाल साहब जीवित थे। मुझे मतलब माफ़ी चाहूँगा कि ये वाला जो तथ्य है, मेरे को इसकी जानकारी परिवार नहीं है में ऐसा था कि परिवार में कि भजनलाल से अलग भी कुलदीप बिश्नोई भी थोड़ा जल्दी में ही सब कुछ। नहीं, ये हो सकता है। ये कई बार जो होते हैं, जो प्रकाश सिंह बादल का भी हम जैसे किस्सा सुनाते हैं कि जब वो कहते थे कि आप मुख्यमंत्री हैं, सुखबीर बादल को थोड़ा जा कंट्रोल करो जी, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पहले पुत्र जमदे सी, पहले बेटे जमते थे, आजकल प्यो जमदे ने, आजकल बाप पैदा होते हैं। तो कहते चलन दो जैसा चल रहा है। तो वो वाली चीज़ें हम अपने घर पे भी देखते हैं। कई बार जो बच्चे हैं वो अपने बाप से खुद को इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी आयु हो गई है, तो जो इनका राजपाट है या जो भी इनका पूरा का पूरा ऑरा है वो हमारे परिवार का है। महत्वपूर्ण बात है। विरासत की सियासत तो ऐसी समझती है, यही एक वजह बनती है मुकेश जी, इसीलिए जो आपका जो आपका टाइटल है वो यही है ना, विरासत, शो का विरासत की सियासत। अब उसमें भी अब दो बेटे हैं, तो दो बेटे में से अब मुझे कंफ्यूजन हो, हाँ, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, मैं कंफ्यूज हूँ उसको लेकर। तो लेकिन इसमें ये दोनों भाई भी कंफ्यूज होंगे ना कि भजनलाल के बाद उनका उत्तरदायित्व कौन होगा। अब कहने को तो हम लोकतंत्र हैं, लेकिन ये जो बाप बेटी की राजनीति है, जहाँ जहाँ पे दाव लगता है, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, वो पार्टियां जितना मर्जी कहते रहें कि ये माँ बेटे की पार्टी है या बाप बेटे की पार्टी है, लेकिन भाजपा में भी मैं बहुत सारे नाम आपको ऐसे गिनवा सकता हूँ कि जिनके बापू जो हैं वो बड़े मंत्री रहे हैं या मुख्यमंत्री रहे हैं, आज उनके बेटे जो है उनकी जो विरासत की जो सियासत कर रहे हैं। इसमें जो आपने पंजाब का जिक्र किया, बहुत अच्छा, हमारे दर्शकों को मजा आएगा आपके अनुभव से। लेकिन मेरा एक बात है, और मुझे आप करेक्ट कीजिए, आप बड़े हैं मेरे से, और आपकी चीज़ आएगी तो मेरी भी समझ में आएगी, मेरे दर्शकों को भी समझ में आएगी। मेरा ये मानना है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति को छोड़ के पूरे देश की राजनीति की बात करूं, ये मुलायम सिंह के बेटे का तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आना, और जो पूरा जो झगड़ा था, भाई लेगेसी की बात थी, भाई बाला साहब की भी लेगेसी थी, मैं महाराष्ट्र चला गया, इसके अलावा शरद पवार साहब की भी लेगेसी थी, उनका भतीजा आ गया, उनकी बेटी उनके साथ रही। तो इस बार के चुनाव के बाद ये परिणाम निकला कि भाई लेगेसी तो बेटे को जाती है, और जो पूरे देश की हमारी संस्कृति ऐसी है कि उसमें कोई भतीजा आ जाए या कोई और रिश्तेदार आ जाए, या पार्टी में ही विद इन पार्टी भी लोकतंत्र होता है। बिल्कुल ठीक कहा। क्या ये आकलन जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ, ये गलत है? 24 के बाद एक मेरा खुद का राजनीतिक, ये 2-4 लोगों से जो मैं 2-4 लोगों के नाम से आपको समझा देता हूँ, और जहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं दिखेगी आपको, वहाँ पे कोई और फैक्टर निकलेगा। अब आप पहले शुरुआत कांग्रेस से कर देता हूँ। तो कांग्रेस में जो राजनीति चल रही है वो किससे चल रही है? नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा जी के बाद जो इंदिरा की विरासत रही, सियासत रही,
तो संजय गांधी उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तौर पे नज़र आ रहे थे। लग रहा था कहीं माता जी का ही तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा। उन दिनों में ऐसा लगता था, जिस तरीके से वो एग्रेसिवली नसबंदी की योजना चला रहे हैं या फिर बाहर की इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, चाहे वो विकास के लिए या जो मुख्यमंत्री हैं या दूसरे नेता हैं, जिस तरीके से वो बिना किसी पद के उनको हैंडल करते थे, वो नहीं रहे। उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। अब उसके बाद कांग्रेस बिखर गई, तो कांग्रेसियों को लगा कि कांग्रेस बिखर जाएगी क्योंकि जो एक गांधी परिवार है उसी की छतरी के नीचे इकट्ठे दिखते हैं। अदरवाइज तो 22 नेता तो अलग घूम रहे हैं इसके कांग्रेस के। फिर अब हाँ, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकी या नहीं बनी, अब राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी बातचीत होती रहती है कि राहुल गांधी अगर पास नहीं हो पा रहे थे राजनीति में, हालांकि आज कुछ और समीकरण है, लेकिन 3-4 साल पहले लग रहा था कि राहुल गांधी की जगह अगर प्रियंका गांधी को जगह दे दे तो ये शायद कमाल कर दें। उसके बाद अब उनके बच्चों की तस्वीरें आनी शुरू होगी। कांग्रेस की बात हुई, समाजवादी पार्टी की बात आप कर ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह इस देश के सही मायनों में बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, ऐसे जिनको राजनीति का राज चलता कैसा है ये समझना आता है, समझाना आता है। तो उनकी विरासत अमर सिंह को तो नहीं मिल गई, उनकी जो विरासत है उनके भाई शिवपाल को तो नहीं मिल गई, उनकी विरासत किसको मिली है? अखिलेश यादव को। ठीक है, अब आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे आ जाइए। अब वहाँ पे जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक, श्रोमणी अकाली दल जो है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक तो अलग है, श्रोमणी अकाली दल बादल वाली जो है, तो ये जो पार्टी होती पंथ की पार्टी होती थी। और जो सुखबीर बादल हैं, जो सुखबीर बादल हैं, की सियासत थोड़ी भटक रही है। जो सुखबीर बादल हैं, इसको कंप्लेंट कर देते हैं। सुखबीर बादल जो हैं, जो पंथ की राजनीति करने वाले सिख हैं, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं और वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, लेकिन वो उसकी सियासत को संभाल रहे हैं कि परिवार में जाती है। हाँ, परिवार में बेटे के पास लेगेसी रहती है। अब बेटे में दम होना चाहिए। हाँ, ये चाहिए। और यहाँ तक एनडीए तक का जो पूरा सफर था 2011 के बाद, फिर खुद कुलदीप के पास सारी कमान आ गई यहाँ तक के, और मोदी साहब उस समय आए तो मोदी साहब के नाम पर एनडीए का गठन हुआ, उसका समर्थन भी किया। लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले एचजेसी और बीजेपी का जो गठबंधन टूटा था, वो सीट बंटवारे को लेकर टूटा था, किसी चेहरे को लेकर टूटा था, उस पर विशेष टिप्पणी मैं चाहूँगा। क्योंकि लोकसभा साथ लड़े, विधानसभा में एनडीए से छिटक गए। और एक इसी में मैं एक कमेंट भी कर देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं, नाम छोड़ दीजिए कांग्रेस के लीडर भी और भी, मुकेश जी कहते हैं कि सबसे बेकार टाइमिंग है कुलदीप बिश्नोई साहब की, कि जब सत्ता के पास आने वाले होते हैं, जब उसको खुद ही लात मार के निकल जाते हैं। और नाम भी ले देता हूँ, इसमें सबसे बड़ा जयप्रकाश जेपी है। वो कहते हैं कि भाई ये तो बेकार की राजनीति करता है, ऑन कैमरा है तो मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऑन कैमरा वो क्लिप्स में दिखा सकता हूं। जेपी टाइमिंग बड़ी खराब है। जेपी जो है, जेपी की जो टाइमिंग है वो बहुत ठीक है। जेपी की आप बात कर रहे हो, हमारे भी दोस्त हैं। जेपी भी जो हरियाणा में हवा का रुख है उसको भांप लेते हैं। जेपी एक ऐसे शख्स हैं जो पेट्रोलियम राज्य मंत्री भी रहे हैं। जेपी जो है इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते हैं। जेपी सुभाष चंद्र जी के साथ भी नजर आ जाते हैं। जेपी कांग्रेस में आके पूरे के पूरे चौटाला परिवार की तिगड़ी को हरा देते हैं। तो जेपी उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। ठीक है, लेकिन टाइमिंग मतलब आपका आकलन चाह रहा था मैं। कुंडली ग्रह दशा, राजयोग, हाँ राहु राजयोग किसके। हाँ। तो 2016 में फिर मुलाकात के बाद हुई तो कांग्रेस में विलय कर लिया कुलदीप बिश्नोई साहब ने, और वो कहानी चलती रही। विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए, 22 में राज्यसभा उम्मीदवार, और जो तमाम जो चीज़ें हुई, और जेजेपी समर्थित और बीजेपी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार भी बने, कार्तिकेय शर्मा साहब। तो उस समय भी उसके बाद जो कांग्रेस की जो वोटिंग थी, वो चलते चलते कांग्रेस से भी जाना हो गया और बीजेपी में आ गए। तो ये पूरा सफर टाइमलाइन ऐसे चलती रही। अब बीजेपी में कितना सेट मानते हैं, बीजेपी में उनकी क्या दावेदारी है, और बीजेपी में अगर दावेदारी है, क्योंकि भव्य बिश्नोई को तो उपचुनाव लड़ाकर विधायक बना दिया गया, बीच में बात आई कि मंत्री बनाया जाएगा। अब हम आ गए फाइनली मदन लाल साहब से जो सफर शुरू हुआ था भव्य बिश्नोई साहब तक, अब हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब आपका एक्सपर्ट कमेंट और क्लोजिंग रिमार्क मुझे ये चाहिए कि यहाँ से ये कहानी एक विधायक तक सीमित रहेगी, मंत्री के तौर पर सीमित रहेगी, या किस तरह का उदय, क्योंकि अब फाइनल जो घर है उनका बिश्नोई परिवार का, वो भाजपा हो चुकी है।
अब ये जो सवाल है ये बहुत ही खास सवाल है और लांबा साहब आप जानते हैं ये राजनीति है। और इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बाद चुनावी मैदान में है और 10 साल जो भी सत्ता में रहते हैं एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर उनके लिए होता है, भाजपा के लिए भी है। भाजपा वाले ये ना माने लेकिन अंदर से दिल से जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। कांग्रेस जो है इस बार कॉन्फिडेंट नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है। तो कहीं यही वाला जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है वो जो टिकट के बंटवारे होंगे उसमें कहीं गड़बड़ ना कर दें तो उससे भाजपा का होएगा। दूसरी तरफ अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी ये जो आप बार बार बोलते हैं ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं कि हम भाजपा के साथ जो हमने गठबंधन किया था 4.5 साल तक बेशक उन्होंने सत्ता सुख भोगा है लेकिन करियर की दृष्टि से चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे दिग्विजय चौटाला हो या जेजेपी पार्टी हो, उनको इस चुनाव में नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और उनका जो नुकसान है उसी के अनुपात में जो उनके अभय चौटाला हैं इनेलो के, जो ओम प्रकाश चौटाला के साथ इनेलो में चल रहे हैं, उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अब बिश्नोई परिवार की जो बिश्नोई परिवार पे ही मैं आ रहा हूँ, तो अब जो सीट्स आएंगी, अब इस बार 75 पार का नारा कोई नहीं लगा रहा है, ना कांग्रेस लगा कांग्रेस दे रही 70। अच्छा 70 का दे रहे हैं, उनको थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए वैसे 70 चलिए वो तो फिर उनका बीजेपी वाले ठीक बोल रहे हैं कि हमें कॉपी कर रहे हैं वो, है ना, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुलदीप शर्मा जी को मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जो मैं बोलता हूँ वो नायब सैनी जी घोषणा कर देते हैं, तो वो तो कांग्रेस के क्लर्क का काम कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है 90 में से बहुमत का आंकड़ा इस बार स्पष्ट तौर पे अगर किसी पार्टी को आ जाता है तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज कुलदीप बिश्नोई जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो पूरी कहानी कथा हमने सुनाई है तो वो किंग मेकर भी हो सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में इस पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। एक सीट मिलने के बाद, हाँ अच्छा आपने कमेंट किया, लेकिन एक सीट मिलने के बाद किंग मेकर कैसे? एक सीट बनने के बाद आपको रेणुका को क्या टिकट मिल सकती है? सुनिए ना, एक टिकट का मैं आपको बता देता हूँ ना। ये जो मुख्यमंत्री बने कोड़ा, कौन से राज्य के बने थे, जेल में भी रहे, वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीत के आए थे जी। किस्मत में था उनके मुख्यमंत्री बनना, बन गया। एक सीट से एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। ठीक है, राज्यसभा ठीक है। मेरा सवाल ये था कि भाई देखो, अभी भजनलाल बिश्नोई परिवार की राजनीति की बात होगी, कुलदीप भी फिट है, रेणुका पहले विधायक रह चुकी हैं, भव्य इस परिवार में राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल, चंद्रमोहन को क्यों भूल रहे हो? चंद्रमोहन को क्यों भूल रहे हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं या बाकी तीनों लोग भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो पूरा सफर हमने पढ़ा, क्योंकि जी मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पूरा सफर में कितना लंबा सफर बात कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, सीएम रहे 3-3 बार और किस तरह से सरकारें पलट दी, सब चीजें, उसके बाद क्या ये परिवार सिर्फ और सिर्फ आदमपुर तक सीमित रह गया है या इनके पास? हुकुम सिंह हैं, उनके बेटे का नाम याद है? नहीं। हाँ, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे। समय की बात है जिसका सिक्का चलता है हांसी में और भी आदमपुर से बाहर भी। समय की बात है ना। अब ये अपने साथ कितने लोगों को जोड़, इनका जो वर्चस्व है वो तो जो आदमपुर वाला इलाका है वहाँ पे है। हांसी, हिसार, ये सारी एक ही बेल्ट है, लेकिन वो अपने आप को कितना उसमें फैला पाते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी में आप रहते हैं तो ज़्यादा कांग्रेस की तरह फैल भी नहीं सकते। वहाँ तो कहते हैं ना कि आप अपना जो पार्टी है या जो गुट है, पार्टी लाइन, उसकी आप शक्ति प्रदर्शन कीजिए। करण दलाल मेरे इंटरव्यू में ये वाली बात कह के गए हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ज़्यादा फैलने भी नहीं देते हैं कि आपको जो जगह दी गई है आप वहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। तो आने वाले समय में क्या ये स्टार प्रचारक होंगे या इतने ज़िलों की इनको जिम्मेदारी संभाल देंगे? बेटे को तो संगठन में रोल दिया है कुछ, भव्य बिश्नोई को। वो सबको दिया जाता है, वो सबको दिया जाता है। वो जितना हमारे चैनल ने हमें काम नहीं दे रखा, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी वालों ने विधायकों को, मंत्रियों को, यहाँ तक कि आप कहें मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल की भी जो वर्कशीट है ना वो बना रखी है। वो पूरे दिन बिजी रहते हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं। होमवर्क और पूरे दिन फिर उसकी रिपोर्ट। तो उस मामले में एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस आज भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो होमवर्क के मसले में, डिसिप्लिन के मसले में बेहतर है। तो विरासत की सियासत में अब तो ये तय होगा 2024 के चुनावों के बाद, जो राजनीतिक परिवार
चला आ रहा है। 1930 के बाद एक सरपंची से शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री से शुरुआत हुई, पार्टियां भी बनाई गई, कांग्रेस में भी विलय हुआ और भाजपा में भी विलय हो चुका है। मुकेश जी ने भी बहुत अच्छे उदाहरण न सिर्फ हरियाणा के, पंजाब के, महाराष्ट्र के तमाम राज्यों के दिए। 2024 के बाद ये तय हो पाएगा कि ये विरासत की जो सियासत है बिश्नोई परिवार की, भजनलाल साहब के परिवार की, किस दिशा में जाएगी, ये कितना ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक रूप से एक पद संभाल रखा है, जो एक संवैधानिक पद होता है, वो भव्य बिश्नोई इस पद पर बैठे हुए हैं। नमस्कार। शुक्रिया नमस्कार, मुकेश जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।